हेलो एवरीवन, आई एम अतुल सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर। और जैसा कि इस समय कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और उसके आर्टिकल्स चल रहे हैं और इस समय चल रहा है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको 14, 15 लास्ट टर्म पे बताया था और आज हम लोग अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं आर्टिकल 16। कानपुर का मौसम बहुत अच्छा आज, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए आज थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताएंगे। सबसे पहले आर्टिकल 16 पढ़ने से पहले आप कुछ चीज़ें और जान लीजिए। तो पहले रिलेट करते हैं। आर्टिकल 16 जो है उसमें अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। एक्चुअली ये जो थीम चल रही है फंडामेंटल राइट की, उसमें 14 से लेके 18 तक दिया गया है इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो सर एक तरफ तो बात इक्वलिटी की हो रही है, दूसरा आप देख रहे होंगे कि हर क्लॉज में इक्वलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। तो इक्वलिटी को चैलेंज क्यों किया जा रहा है? आप ये सोचिए भाई, अगर कोई चीज़ बनी है तो उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो चैलेंज किया जा रहा है, ये पॉजिटिव सेंस में किया जा रहा है। तो अगर किसी भी चीज़ को पॉजिटिव सेंस में नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, अब इस समय कोरोना फैला हुआ है, उसकी नीड है उसके मेडिसिन की, और अगर उसकी मेडिसिन को नहीं लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर उसकी मेडिसिन आ जाए तो हर कोई मेडिसिन ले ले, सब सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर समाज में कोई समस्या है, जैसे समाज में समस्या थी पहले, क्या समाज में जब ये समाज बना इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसके थोड़ा और आगे आ जाएं, यानी कि वैदिक कल्चर से, तब से यहाँ पर जो कास्टिज्म डेवलप हुआ, उसमें क्या हुआ, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें जो शूद्र थे वो 2 पार्ट में थे। शूद्र निर्वासित और अनिर्वासित थे। तो जो अनिर्वासित थे वो समाज में साथ रहते थे, लेकिन उनको अधिकार कोई प्राप्त नहीं थे, और जो निर्वासित थे वो समाज से बाहर रहते थे। तो ऐसे लोग जो समाज से बाहर रहते थे जंगलों में, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना फिजिकली ना मेंटली। और जो समाज के अंदर रहते थे उनका डेवलपमेंट होने नहीं दिया गया। यानी वो बेचारे समाज में रहते हुए कौन लोग थे? वो जुलाहे थे, कपड़े बुनते थे, मल्लाह थे, नाव चलाते थे, काछी थे, सब्जियां पैदा करते थे, ग्वाले थे, दूध का काम किया करते थे, किसान थे, वो खेत में उपज उपजाते थे। इसी तरीके से सारे जितने वर्कर थे, जो यानी सर्विस देने वाले जो लोग थे, वो सारे के सारे शूद्र थे। तो उनको मंदिरों में जाना मना था, उनको पढ़ना लिखना मना था, उनको कुछ भी करना मना था। तो जब वो कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे तो वो बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीछे होते चले जाएंगे, और वो पीछे होते चले गए। 2000 साल लगभग यही सब हुआ। इसके बाद देश पर अंग्रेजों ने राज किया, उसमें और रही बची कसर पूरी हो गई। देन उसके बाद जब देश आजाद हुआ, तब इसके बारे में सबसे पहला विचार अगर किसी के मन में आया तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बात कही इक्वलिटी की। तो अब इक्वलिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है तो इक्वलिटी कब होगी? वो समाज जो बहुत नीचे था, वो सारे लोग अपलिफ्ट करके कहां लाए जाएं? इसके बराबर लाए जाएं जो समाज ऊपर था। उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशंस किए गए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थे और वो बहुत जरूरी थे। उन्हीं डिस्क्रिमिनेशन में से एक चीज है जिसको आप लोग इस समय जानते हो और बहुत लोग उसके लिए हाय तौबा भी मचाते हैं, जिसका नाम है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में क्या किया गया जरा आप देखिए। पहले जो रिजर्वेशन दिया गया वो सिर्फ SC ST को दिया गया। देन उसके बाद SC BC यानी जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे उनको दिया गया, उनको 20%, 27% दिया गया। अभी हम लोग उस पर आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। देन उसके बाद जो है, अभी आपने देखा मोदी सरकार ने हाल ही में, यानी बिफोर 2 मंथ 3 मंथ, 2-3-4 महीने पहले उन्होंने एक रिजर्वेशन दिया जो 10% दिया, जर्नल को दिया। वो किसको दिया? जो इकोनॉमिकली वीक जर्नल्स थे उनको दिया। तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसकी नीड है हमारी समाज को, और ऐसी नीड जो समाज को होती है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये तो एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी राज्य
हमने कल आपको 15 बताया था, उसमें था कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। राज्य जो हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो डिसेंट और रिलीजन, इसमें दो चीज़ें और जोड़ी गई हैं। दो चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो हैं आपका रेजिडेंस और डिसेंट, यानी रेजिडेंस और डिसेंट के आधार पर जो राज्य हैं वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो अगर चाहे तो वो प्लेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। और कोई ऐसा इलाका, जैसे भारत एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, तो भारत में कोई ऐसा इलाका जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन करते हुए उनको विशेष प्रावधान कर सकती है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यूपी का रहने वाला हूं, कानपुर का। हमारे यहाँ पर जो बुंदेलखंड है वो बहुत पिछड़ा इलाका है, पानी वगैरह नहीं बरसता, बहुत अच्छी फसलें नहीं हो पाती। तो अगर वहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं तो क्यों ना वहां के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी केंद्र सरकार कुछ वहां के लिए अलग से प्रावधान बना दे, कुछ अलग से प्रोविजन कर दे, ऐसा वो कर सकती है। तो ये दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आगे जो है, नेक्स्ट है कि जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किस बिहाफ पे दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन हमेशा जो दिया जाएगा वो समाज के दबे कुचले वर्ग को दिया जाएगा, यानी सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो इसमें ये कैसे मान लिया जाएगा कि समाज के कौन लोग हैं, इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया वो कुछ इस तरीके से था। पहले था देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक कमेटी बनाई गई, एक केस हुआ, इसको कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी कहते हैं। इसमें जो सिस्टम था वो ये था, इसको बैकलॉग भी कहते हैं हिंदी में। इसमें यह था कि जो SC ST वर्ग है उनके लिए जो आरक्षण दिया गया 17%, वो उतने लिए जाएंगे, और अगर उनकी जगह पूरी नहीं हो पाएंगी तो वो आगे जो है कैरी हो जाएंगी, यानी नेक्स्ट वो जगह जुड़ कर ली जाएंगी। लेकिन इसमें एक नियम था, 50% से ज्यादा वो पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होंगी तो वो चीज जो है मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट केस आया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 16 की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंदिरा वर्सेस साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 1979 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई जी थे। उन्होंने बीपी मंडल जी से कहा कि सोशली और इकोनॉमिकली जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं समाज के, उन जातियों को फाइंड करें और उन जातियों को फाइंड करके बताएं कि वो कौन हैं पूरे देश के अंदर। इस पर वर्कआउट होता रहा। देन 1980 में बीपी मंडल साहब ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें 3743 कास्ट जो थी उनको क्या किया गया, उनको निकाल के लाया गया और कहा गया कि ये लोग जो हैं ये इस बैकग्राउंड पर जो हैं बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, यानी इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन उस समय नहीं दिया गया। देन 1990 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर वीपी सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको माना, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मानने के बाद 1990 में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों को 27% आरक्षण दिया गया, जिसको इस समय नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। एक्चुअली ओबीसी कौन है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले रिजर्वेशन जो दिया गया वो SC शेड्यूल्ड कास्ट को दिया गया, देन शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया गया। इसके बाद वो सभी जो लोग बच गए, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, यानी वो भी बैकवर्ड थे, इसके बाद जो बैकवर्ड बच गए उन अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया 27%। इस समय नियर अबाउट जो है 49% टोटल रिजर्वेशन है, इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी भी ये नियम किया गया कि 9 जजेस की जो है एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई। वो बेंच बैठी और वहां पर 6:3 के रेशियो में ये डिसीजन हुआ कि रिजर्वेशन तो दिया जाएगा लेकिन ये मोर देन 50% नहीं हो सकता। लेकिन बाद में इसको भी चैलेंज किया गया और फिर इसमें जो 50% रिजर्वेशन को रिलैक्स कर सकते थे
कौन कर सकता था? गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकती थी, और गवर्नमेंट ने बाद में इसको रिलैक्स किया, और रिलैक्स करने के बाद अभी उन्होंने हाल ही में 10% रिजर्वेशन को और बढ़ाया, जो उन्होंने किसको दिया? जनरल वर्ग को दिया। और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन था वो पहले नहीं होता था, बाद में उसको कंटिन्यू कर दिया गया और वो अभी भी चल रहा है। थैंक यू।